नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो सीएम धामी ने कुछ इलाकों में एक विशेष जाति के बढ़ने से पलायन की समस्या और संपत्ति बेचने के मामले पर एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में चिंता जताते हुए शासन ने डीजीपी, सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को निर्देशित किया है कि हर जिले में जनपद स्तरीय एक समिति गठित किया जाए। समिति इस समस्या के निदान के लिए अपने सुझाव देगी। इसके अलावा संबंधित क्षेत्रों में शांति समितियों का भी गठन किया जाए और समय समय पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जाए। वही निर्देश दिए गए हैं कि जिलों में इस प्रकार के क्षेत्रों का चिन्हीकरण करते हुए वहां निवास कर रहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। एक बार आपको फिर से बता दें, मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में तुरंत लगाम लगाया जाए। कुछ अन्य जातियां जो संपत्ति बेचने को मजबूर हो गए हैं, पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, आखिर ऐसा क्या हो रहा है? बहुत समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि तमाम इस प्रकार के लोग उत्तराखंड के अंदर आकर बस गए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए। और जांच जो है, चूँकि किसी को टारगेट करके नहीं हो रही है, एक पूरे उसको समसामयिक विचारोपरांत उस पर कार्रवाई हो रही है। सर, वाकई में चिंता का विषय बन चुका है अभी स्टेट हाँ, में। पलायन और ये दोनों विषय जो है बहुत चिंता के विषय हैं। और सुदीप जैन जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ है, हमारे विशेष संवाददाता। सुदीप, निश्चित तौर पर चिंता का यह विषय है। अब मुख्यमंत्री चिंता जताते हुए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। जी, कल देर शाम एक शासन में हाई प्रोफाइल बैठक हुई थी। उसमें सरकार ने कुछ सूचनाओं के आधार पर ये आदेश दिए हैं। तो कुछ क्षेत्रों में जो जनसंख्या का औसत है, उसमें विषम स्थितियां दिखी हैं। जात विशेष या एक धर्म संप्रदाय विशेष का नंबर अधिक आने से कुछ लोग अपने मकान या संपत्तियां बेच कर निकल रहे हैं, दबाव में या प्रभाव में। तो इसमें मंत्री ने एक डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव गृह को यह आदेश दिया है कि कमेटी बनाकर जिलेवार ऐसी शिकायतों पर फोकस करें। साथ ही ऐसे लोगों पर भी फोकस करें जो दूसरे देशों से आ रखे हैं, जिन्होंने फर्जी आई कार्ड या आधार कार्ड बनवा रखा है। तीसरा, यदि ऐसी कहीं संपत्ति दबाव प्रभाव में बेचे जाने की बात आ रही है, उस पर कार्रवाई की जाए। और चौथा, ये भी देखा जाए कि कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तो नहीं है जो किसी जाति संप्रदाय की आड़ लेकर किसी दूसरे को दबाने डराने का प्रयास कर रहे हो। हालांकि मुख्यमंत्री ने सुबह ये भी स्पष्ट कर दिया कि हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। एक समसामयिक विषय आया है तो उस पर जांच होगी। तो देखना होगा इस जांच में कितने नाम आते हैं और क्या आगे अफसर कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल। वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस तरह की खबर आ रही है? ये देखिए, ये प्रमुख रूप से हरिद्वार और देहरादून के पशुआदून में और पहाड़ों में भी एक दो स्थानों पर ऐसी शिकायतें आई हैं जिस पर सरकार चिंतित है और कार्रवाई के लिए कहा गया है। रुद्रपुर जिले में भी सरकार को शिकायतें हैं। ऐसे सूत्र बताते हैं कि करीब 12-13 मोटे मोटी शिकायतें हैं, पर अब सरकार एक चाहती है कि ओवरऑल एक जांच हो जाए ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मॉडल की तर्ज पर उत्तराखंड में शिक्षा, रोजगार और विकास को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ जुड़ गई है। मिशन 2022 के तहत राज्य के 70 विधानसभाओं में पार्टी के कार्यकर्ता उत्तराखंड में रोजगार गारंटी यात्रा के जरिए हर घर पहुंचने का लक्ष्य रखा है। पार्टी के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टी के सीएम पद के घोषित उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से इस यात्रा का आगाज किया है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से जुट गई है। आप नेता कर्नल कोठियाल ने पार्टी अभियान के तहत मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर और तल्लीताल में शहीद मेजर राजेश अधिकारी और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद रोजगार गारंटी यात्रा का आगाज किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए अजय कोठियाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। कहते हैं ना, अगर सामने कांग्रेस है, सामने बीजेपी है, बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है, बीजेपी का काम है सरकार चलाना, कांग्रेस का काम है अगर बीजेपी कोई गलती कर रही है तो उसको ना टोकना, मुद्दों को सामने लाना।
ना बीजेपी कांग्रेस से बात कर रही है, ना कांग्रेस बीजेपी का जवाब दे रही है। दोनों के दोनों आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। जैसे ही आम आदमी पार्टी ने बोला 300 यूनिट बिजली, लड़ाई शुरू हो गई आम आदमी पार्टी के खिलाफ। जैसे ही डिक्लेयर करा गया, कर्नल अजय कोठियाल, मुख्यमंत्री का चेहरा, पीछे पड़ गए। हमारे 8 कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथों को मजबूत करने की अपील करते हुए अजय कोठियाल ने प्रदेश में जन समस्याओं को दूर करने का भी दावा किया। उन्होंने दिल्ली सरकार के विकास मॉडल से उत्तराखंड में विकास, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने का वादा भी किया। हमको आज बीजेपी भी फायर कर रहा है, कांग्रेस भी फायर कर रहा है। इसका मतलब आम आदमी पार्टी की और हम सब की दिशा बिल्कुल सही है। जैसे बोलेंगे उत्तराखंड नव निर्माण, हमें अपने इस जज्बे को बढ़ाना है। हम कहते हैं अगर 4 या 6 महीने हमारे पास बचे हैं, और क्योंकि हमने अपने उत्तराखंड के लिए, अपने युवाओं के भविष्य के लिए जो सपने आंदोलनकारियों ने देखे थे उस टाइम पे जब वो शहीद हुए थे, हमने उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जान लगानी है, पूरा जज्बा वो पैदा करना है। आज से हमारी ये यात्रा शुरू हुई है। आप लोगों को बीच बीच में जानकारी मिलती रहेगी। दरअसल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को इस रोजगार गारंटी यात्रा से बड़ी उम्मीदें भी हैं। पार्टी की ओर से प्रदेश में सीएम पद के लिए घोषित उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने नैनीताल से रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया। ये यात्रा पूरे 70 विधानसभाओं में निकाली जाएगी और प्रत्येक 70 विधानसभाओं में 70 जनसभाएं करके हर दिन रोड शो करेगी। 27 सितंबर को रानीखेत, 28 सितंबर को सल्ट, 29 सितंबर को द्वारहाट, 30 सितंबर को सोमेश्वर, 1 अक्टूबर को अल्मोड़ा, 2 अक्टूबर को कपकोट और 3 अक्टूबर को बागेश्वर में यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड में साल 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपके पास प्रदेश में पहले से ही ना ही कोई पॉलिटिकल बेस रहा है और ना ही कोई बड़ा चेहरा। ऐसे में आम आदमी पार्टी की ओर से युवाओं को खासकर बेरोजगारों को लुभाने के लिए रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए पार्टी सत्ता में आने के बाद 1 लाख युवाओं को 6 महीने के भीतर ही रोजगार देने का दावा तो किया है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी का ये मिशन सत्ता हासिल करने में कितना कारगर साबित होगा। नैनीताल से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सुदीप जैन की रिपोर्ट। तो कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है रुड़की के भगवानपुर के मोहितपुर गांव की सदफ चौधरी ने। सदफ ने यूपीएससी परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल की है, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है। सदफ इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को देती हैं। सदफ ने बताया कि ये मुकाम उसने कड़ी मेहनत कर हासिल किया है। उन्होंने बताया कि एनआईसी जालंधर से बीटेक करने के बाद घर पर ही उन्होंने कड़ी मेहनत की और ये मुकाम हासिल किया। फिलहाल सदफ चौधरी के घर मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। मेहनत तो की मैंने 2 साल से मैं घर पे थी, खुद से प्रिपरेशन कर रही थी और डेली 10-12 घंटे में पढ़ाई को देती थी। 8 घंटे तो ज़रूर ही दिया करती थी, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा चलता रहता था। बाकी मेहनत के साथ साथ मुझे लगता है थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत होती है। आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम करने की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ा हाथ किसका मानती है इसके पीछे आप? पूरी फैमिली का। ऑब्वियसली अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एक करम है हमारे ऊपर, लेकिन अगर वैसे बात की जाए तो पूरी फैमिली का बहुत इसमें योगदान रहा है। मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन जो हर जगह मेरे साथ जाती थी एग्ज़ाम देने के लिए साथ में, तो सभी लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। मुस्लिम लड़कियों के लिए क्या कहना चाहिए? एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं कि आपको ज़िंदगी में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसी को अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है। बच्चों को खुद भी बहुत इंस्पायर्ड होकर पढ़ने की ज़रूरत है, और तभी हमारा जब सोसाइटी में इक्वल पार्टिसिपेट वो करेंगी तभी वो हमारी सोसाइटी एक आगे बढ़ पाएगी। महिलाओं के लिए क्या कोई संदेश? महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि उन्हें अपना एक थोड़ी
असर्ट एक अथॉरिटी असर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं दीन के हिसाब से भी, दुनिया के हिसाब से भी। तो उनको भी अपना पूरा मकाम कायम रखना चाहिए अपने फैमिली में, अपनी बाहर की लाइफ में, और अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए और सब में बराबर भागीदार रहना चाहिए। खुशी तो इतनी है जो बता नहीं सकते हम लोग, बहुत ज़्यादा खुशी है। सभी लोग आ रहे हैं, अपने सब रिश्तेदार हैं, अपने भाई बंद हैं, सब मोहल्ले पड़ोस वाले हैं, बाकी सब लोग बहुत खुश हैं। सब लोगों ने खूब दुआ की है इसके लिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का इसमें पूरा हमारे साथ में रहा है, और उसके साथ में हमारे उलमाए दिन के लिए, उलमाए दिन ने भी हमारे लिए बहुत दुआ की है। बाकी हमारे सभी रिश्तेदार, नज़दीकी सभी लोग इसमें, बाकी उन लोगों का जो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और ये सब अल्लाह की तरफ से ही है। अल्लाह का शुक्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौड़ी से खबर है, जहां पर डॉक्टरों पर भड़के मंत्री सतपाल महाराज ने सुनाई जमकर खरी खोटी। संयुक्त चिकित्सालय सतपुली पहुंचे थे मंत्री सतपाल महाराज, रजिस्टर में गड़बड़ी मिलने पर फटकार लगाई। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल में कैबिनेट मंत्री एवं स्थानीय विधायक सतपाल महाराज ने संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में ड्यूटी में लापरवाही बरतने और उपस्थिति रजिस्टर में गड़बड़ी करने के लिए डॉक्टरों को जमकर खरी खोटी सुनाई और कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। 6 डॉक्टर्स नहीं, मेरे पास आप लोगों की शिकायत यह है, आपके कितने हाजिरी के रजिस्टर बने हुए हैं? कितने, हाउ मेनी रजिस्टर्स यू हैव हियर? कितने रजिस्टर हैं आपके? हैं? आप 3 रजिस्टर होने चाहिए, या इंचार्ज कौन है? आप हैं? नहीं सर, मैं एडिशनल सेम हूं। हाँ, होने चाहिए? नहीं सर, 1 रजिस्टर होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 1 सर। 1 या 2? ये 3 इनके, 4 रजिस्टर हैं इनके बने हुए, और ये डॉक्टर्स रहते नहीं है यहाँ पर। 1 रहता है, 2 रहता है, बाकी सब चले जाते हैं। टेक एक्शन अगेंस्ट देम। ये कोई तरीका है? मैं टॉलरेट नहीं करूंगा ये बात, आपको बता रहा हूं। यहां मरीज आते हैं, आप नदारत, सरकार इसलिए आपको तनख्वाह दे रही है कि आप नदारत रहे। यहां रह ही नहीं कोई, मरीज तो आएगा ना। आप लोगों को मतलब कोरोना काल है, बीमार लोग आ रहे हैं, बाहर जा नहीं सकते, फिर थोड़ी भी आपको मानवता नहीं है? आपने तो हिपोक्रेटिस ओथ ले रखी है, आप सेवा करेंगे, आप छुट्टी पर चले जाते हैं, बाहर रहते हैं। आप इनके रजिस्टर सुनिश्चित करिए, कितने कितने होने चाहिए यहां, 1 या 2? 1 सर। 1, तो ये 3 कैसे हैं इनके? बल्कि इनके 4 हैं, और जो यहां रहता है वो बाकी हाजिरी भर देता है। सब फर्ज का चक्कर चला हुआ है यहां पर। देखो तरीका है, हमने उत्तराखंड इसलिए मांगा था। आप बताइए कि डॉक्टर नदारत, टेक एक्शन, इस पे एक्शन लीजिए, और मैं तो यही रहता हूं। ठीक है, आपके समझ में आ गया? हाँ, ये आखिरी वार्निंग मैं दे रहा हूं। 6 डॉक्टर्स नहीं, मेरे पास आप लोगों की शिकायत यह है, आपके कितने हाजिरी के रजिस्टर बने हुए हैं? कितने, हाउ मेनी रजिस्टर्स यू हैव हियर? कितने रजिस्टर हैं आपके? हैं? आप 3 रजिस्टर होने चाहिए, या इंचार्ज कौन है? आप हैं? नहीं सर, मैं एडिशनल सेम हूं। हाँ, होने चाहिए? नहीं सर, 1 रजिस्टर होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 1 सर। 1 या 2? ये 3 इनके, 4 रजिस्टर हैं इनके बने हुए, और ये डॉक्टर्स रहते नहीं है यहां पर। 1 रहता है, 2 रहता है, बाकी सब चले जाते हैं। टेक एक्शन अगेंस्ट देम। बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने देहरादून के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दीप्ति रावत ने बताया कि राष्ट्रीय महिला मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक 26 से 27 सितंबर को देहरादून में होगी, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। वहीं 2 दिन की कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र से भी मार्गदर्शन मिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समारोह में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि में होनी निश्चित हुई है, और 26 और 27 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी रहेगी, और क्योंकि उसके लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद रहेंगी, तो वो 25 तारीख आज ही यहाँ पर आ जाएंगी। और आज दीनदयाल जयंती है, तो इसलिए वो पहले दीनदयाल पार्क जाएंगी, वहाँ पर माल्यार्पण करेंगी,
और हमारी 2 दिन की कार्यकारिणी में हमारे केंद्र से कई लोगों का हमें यहाँ पे मार्गदर्शन और उनका वक्तव्य यहाँ मिलने वाला है। कार्यकारिणी से पहले हमारी पदाधिकारी बैठक होगी जिसमें माननीय BS संतोष जी यहाँ रहेंगे और समारोह भी जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का है उनका इसका समारोह BS संतोष जी द्वारा किया जाएगा। हमारे उद्घाटन सत्र है उसमें हमारे मुख्य अतिथि जो है हमारे नड्डा जी रहेंगे, JP नड्डा जी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें आएंगे उद्घाटन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद का मंत्र और समाज सेवा जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी है और उनका संपूर्ण जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित रहा है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है और इस मौके पर डोईवाला के कई मंडलों के हर बूथ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया था। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला मंत्री पूनम चौधरी ने कहा कि एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया और उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर बूथ पे हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर हर बूथ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। हमें उनके पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो एक समाज सुधारक, हमेशा हर वर्ग को आगे चलने वाले इंसान थे। उन्होंने भारतीय जनसंघ में अपनी पूरा समय देके आगे बढ़ाया है। हमें उनकी रीति नीतियों पे आगे चल के हमें भारतीय जनता पार्टी को और संगठन को आगे बढ़ाना है। हम आज उनकी पुण्यतिथि पे अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। जो भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक रहे आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी का आज हम यहाँ पर प्रत्येक बूथों पर जाकर के उनकी आज जयंती मना रहे हैं और उनके जो विचार हैं उनको आत्मसात करते हुए जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक सोच रही है कि अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को, जो दलित है, शोषित है, पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको आगे बढ़ाने का। आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की सिद्धांतों पर आगे चल करके आज पिछड़े वर्ग में, दलित वर्ग में उनके उत्थान के लिए अनेक जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। तो मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लंढौर स्थित पंडित दीनदयाल पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं उनके विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल अमर रहे के नारे भी लगाए। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूरा जीवन समाज को समर्पित किया है। पूजनीय है, भारत माता के ये सपूत है। इन महापुरुषों को, महापुरुष कभी किसी पार्टी या संगठन के नहीं होते, महापुरुष देश के होते और उनके बताए गए रास्ते पे हम ही चलना है। तो ही हमारा कार्यकर्ता हम प्रयास कर रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए मार्ग पे हम चले। उनके एकात्म मानववाद की जो बात थी उस पर हम आगे चल के आखिरी किनारे पे खड़ा व्यक्ति तक विकास के लोग पहुँचे, किरण पहुँचे। उसी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और उनके पद पे चल के हम भी ये कोशिश करते हैं कि हमारे माध्यम से माननीय पंडित दीनदयाल जी का जो सपना था वो पूरा। सभी मंडल के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं और ये यही नहीं, हम अपने मंडल में, मसूरी मंडल में 66 बूथ हैं, सभी मंडलों के सभी बूथों पर ये जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और निश्चित ही पंडित दीनदयाल जी का जो कि जनसंघ के संस्थापक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी, और निश्चित ही आपका जो विचार है, जो आपके जो मार्गदर्शन है, निश्चित ही सभी कार्यकर्ता इस पे का पालन करते हैं। आपके द्वारा एकात्म मानववाद, जहाँ पर व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र की बात की जाती है, वहीं अंत्योदय के तहत अंतिम व्यक्ति तक खड़े जो है, जो विकास की लहर है, उन तक पहुंचनी चाहिए। यही नहीं, आपका जो पूर्व जो रहा है उस पर रहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र और हिंदू एक धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यमुना कॉलोनी पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सीएम का स्वागत किया। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही कई बार यह अटकलें भी लगाई गई कि यशपाल आर्य कुछ समय से नाराज चल रहे हैं और भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के यमुना कॉलोनी आवास पहुंचे। बता दें कि सीएम ने इस बात से साफ इनकार किया कि यशपाल किसी बात से नाराज हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री ने भी साफ कहा कि वह किसी बात को लेकर सरकार या पार्टी से नाराज नहीं है। देखिए, वो बहुत आपने उनके स्टेटमेंट देखे होंगे, समय समय पर उनके काम करने का तरीका देखा होगा। कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है और पूरी हमारी सरकार जो है मिलजुल कर पूरे प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। पिछले दिनों आपने एक मामला बहुत लंबे समय से चल रहा था बाजपुर क्षेत्र का, और 20 गाँवों को वहाँ पर उनका मालिकाना हक मिलने में कुछ दिक्कत हो रही थी। आपने उसको जो सोच से उठाया और सरकार ने उस पर और हमारे अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई की है। वो 20 गांव जो है पूरी तरह से उन लोगों को मिल गए हैं, मालिकाना हक मिल गया है। तो आप तो लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ऐसी कोई बात नहीं। हमारा परिवार है और माननीय मुख्यमंत्री जी आज आवास पे आए हैं और निश्चित रूप से जब परिवार में हम हैं तो बातें होती हैं, बातचीत होती है, विचार विमर्श होता है, कई विषयों पर चर्चा भी होती है। तो कई बिंदुओं पर चर्चा भी हुई है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री आज अचानक ही नहीं, मेरा भी जाना वहाँ लगा रहता है और आज वो यहाँ पर आए हैं, तो कोई ये नई बात नहीं है। परिवार में आना जाना रहता है और मुझे खुशी है कि उन्होंने इतना समय दिया, व्यस्ततम कार्यक्रम होने के बावजूद भी यहाँ पर आए। वह उत्तराखंड के चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतेश्वरानंद पर आरोप है कि पहले उन्होंने एक अधिकारी आरके सेठ पर घोटाले के आरोप के बाद कार्रवाई की, फिर अब उनको शुगर महाप्रबंधक के पद पर नियुक्त कर दी है। मामला उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में नाहेदी चीनी मिल का है, जहां 2016-18 के बीच चीनी चोरी घोटाले का मामला प्रकाश में आया था और इस घोटाले में तत्कालीन मुख्य अभियंता आरके सेठ को आरोपी माना गया था। तत्कालीन सचिव चंद्रेश यादव ने जांच भी शुरू की थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस विभाग से चंद्रेश यादव को ही हटना पड़ गया और गन्ना विभाग की जिम्मेदारी हरबंश चुघ को मिल गई। इसके बाद ही पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। स्थिति यह है कि अब आरोपी अधिकारी आरके सेठ को उत्तराखंड शुगर का महाप्रबंधक बना दिया गया है। देखिए, उसकी जांच अभी जारी है। हमारे को शिकारगंज शुगर मिल चलाना था, कोई भी इस प्रकार का अधिकारी हमारे पास नहीं था जो उसको सभी जानकारियों के लिए लंबे समय तक उसने वहाँ पर कार्य किया है। अगर वो जाँच जो उस पर बिठाई गई थी, जिसमें उसको सस्पेंड किया गया था, वो जांच अभी भी जारी है। अगर उसमें दोषी पाया जाएगा तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं। लेकिन सर उस पर तो आप ही ने फैसले दी थी कि उसको सस्पेंड करो, उस पर थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि आप ही ने आदेश किया और फिर आप, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई थी, जांच मैंने कहा जांच जारी है, अगर उसमें दोषी पाएगा उससे तो और ज़्यादा सख्त कार्रवाई हम लोग। अब देखिए उसकी जाँच। वह सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पीएम की आपको बता दें कि सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पीएम मोदी के सलाहकार भास्कर खुलबे ने भेंट की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के साथ बद्रीनाथ के सौंदर्यीकरण से संबंधित मास्टर प्लान पर भी चर्चा की। साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के अंतर्गत होने वाले स्टेशनों को पर्वतीय शिल्प कला देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इससे पर्वतीय क्षेत्र के शिल्पियों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 7 अक्टूबर को जौलीग्रांट देहरादून में बने नए टर्मिनल का लोकार्पण किया जाएगा। इसके लिए देहरादून हवाई सेवा का फ्लैग ऑफ भी किया जाएगा और यह सेवा पवन हंस द्वारा दी जाएगी। वहीं रुड़की में बिना फायर एनओसी के सैकड़ों की संख्या में होटल संचालित हो रहे हैं। रुड़की में महज 8 होटल के पास ही फायर एनओसी है, जबकि सभी होटलों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य है। दरअसल अधिकतर होटलों के अंदर रेस्टोरेंट होने के कारण किचन बने हैं और सिलेंडर भी होटल के अंदर उपलब्ध होते हैं। ऐसे में आग लगने की गुंजाइश रहती है। जाहिर है ऐसे में आग कोई घटना यानी कभी भी अगर घटना घट जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। वहीं फायर स्टेशन इंचार्ज का कहना है कि वह नोटिस भेज देते हैं, उसके बाद भी कोई नहीं आता। एनओसी का सवाल है। हम जब भी
क्षेत्र के उसमें चेकिंग में जाते हैं। उस दौरान जो जिनके पास एनओसी नहीं होती उनको हम एक नोटिस देते हैं कि आप अपने होटल पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था कीजिए ताकि किसी जान माल की और किसी की संपत्ति का नुकसान न हो। और समय समय में हम उनको डेमो भी देते रहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें। किसी ने देखा कि आग बुझाने काम करेगा। जहाँ तक आग लगने की और बुझाने की बात है, हमारा लैंडलाइन नंबर है और 112 पर भी कॉल करके हम ऐसे आपात स्थिति में। और इसी के साथ ही देवभूमि में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।